नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे सम्राट केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब अपनी सीट से दबाए गए बटन और सदन के दोनों ओर लगी हुई बड़ी स्क्रीन में आप मिलान कर सकते हैं। अगर मिलान में सही नहीं होता है और आपको कुछ करेक्शन करना है एब्सेंट में या मतदान में, तो ही आप पर्ची मांगें और तो ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Speaker Sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. Item number 19. Honorable Speaker Sir. एक मिनट मैं पढ़ूंगा। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Honorable Speaker Sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill. Thank you. सभा की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये लोग आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि अभी ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव, आगे फिर कहेंगे एक राष्ट्र एक पार्टी, फिर कहेंगे एक राष्ट्र एक नेता। क्या मतलब है? जो संवैधानिक ढांचा है इस पे प्रहार हो। क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौन हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है, वो गौन हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आगे कहेंगे 1 नेशन 1 पार्टी, फिर कहेंगे 1 नेशन 1 लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। ये बीजेपी के लोग जो है रियल इश्यूज पे बात नहीं करते। खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन? इलेक्शन से ज्यादा तो विज्ञापन में ना खर्च करते हैं भाई। 11 साल में अब तक कितना विज्ञापन पे खर्चा किया, जरा बता दे, हिसाब दे दे भारत सरकार। जरा बताए कितना खर्च हुआ, अगर खर्च ही बचाना है तो। बिहार में जो इलेक्शन समय एक बात नहीं करा सकता, 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएगा? तो चुनाव आप लोग भी जानते हैं कि एक बार में ही होता है ना, राज्य और दूसरे राज्य का तो होता नहीं है। जब बिहार का समय होता है तो भी अलग अलग फेज क्यों, एक फेज क्यों नहीं? ये तो सवाल बनता है। आगे बढ़ेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह संविधान विरोधी विधेयक है, यह हमारे राष्ट्र के संघवाद के खिलाफ है। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। Constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. Anti-constitutional bill.
It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि यह अच्छा है कि विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया। उन्होंने कहा कि हम भी यही मांग कर रहे थे। जेपीसी में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। विधेयक में कई कमियां हैं। ठीक भेज दिया। जेपीसी में हम लोग भी मांगते, जेपीसी में विचार विमर्श होके तभी पूरी तरह से वेट करके कि किस तरह से वेटिंग उसकी करके तभी उसको बिल्कुल जो आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं। इसलिए उस बिल में हम लोग संशोधन की बात कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि इसमें सत्ताधारी पार्टी को बहुमत मिला है। विधेयक जेपीसी में जाएगा और इस पर अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बिल संसद में आएगा और फिर चर्चा होगी, फिर यह बिल पास हो सकता है। एक तो जो सत्ताधारी पार्टी को बहुमत इसमें मिला है, और जब वोटिंग की मांग की तो लोकसभा स्पीकर ने वोटिंग ले लिया है, और उसमें अपोजिशन तो 198 वोट मिले हैं, और हमारे पास शायद 268 या 69 तक अपने वोट मिले हैं। अभी जेपीसी के पास ये विषय जाएगा, और जेपीसी इस पर स्टडी करके दोबारा ये बिल पार्लियामेंट में आएगा, तो दोनों सभागृह में आएगा, चर्चा होगी, और उस पर ये बिल पास हो सकता है। जेपीसी को भेज दी गई है, विपक्ष इसको विरोध भी कर रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है इसका। मुझे लगता है कि विरोध तो उन्होंने किया, लेकिन बहुमत से वो अभी जेपीसी के पास गया है। उन्होंने जेपीसी की जाने की सूचना हमारी थी, और विपक्षी दलों का इसका विरोध था, लेकिन उसके बावजूद भी क्लियर मेजॉरिटी हमारे साथ ही सत्ताधारी पार्टी के पास है, इसीलिए ये बिल जेपीसी के पास जा रहा है। तो बाद में बिल आएगा तो हमारी कोशिश रहेगी कि भाई 2/3 मेजॉरिटी में मिले और ये बिल पास हो जाए, देश का नुकसान ज्यादा हर इलेक्शन में ना हो, लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। ये हमारी पार्टी की भूमिका, हमारी भूमिका है। बोधगया धर्म संस्कृति संगम। बोधगया के बैनर तले बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों पर हो रहे आक्रमण के विरोध में बोधगया में आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च माया सरोवर से थाई मंदिर के पास मुख्य सड़क से मियाँ बिगहा मोड़, बांग्लादेश बौद्ध मठ के पास से गुजरते हुए, बांग्लादेश मामले को लेकर बौद्ध मठ के पास से गुजरते हुए BTMC गोलंबर तक पहुंचा, जहां से कालचक्र मैदान, वर्मा मोड़, पचहट्टी मोड़ से राजपुर मोड़ तक गई। आक्रोशित लोगों ने बांग्लादेश सरकार के पुतले जलाए और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। इस मार्च में हिंदू संगठन के अलावा बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। सभी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तत्काल बंद करने, इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को कारावास से मुक्त करने, बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हमले, हत्या, लूट, आगजनी और महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार को रोकने की मांग केंद्र की मोदी सरकार से की है। बोधगया में सभी धर्म के लोग आक्रोश मार्च का आयोजन किए हैं और इसको हम लोग निकाल रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहा है, अमानवीय अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ यह आयोजन किया जा रहा है और हो रहा है। इसमें सभी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सब लोग इसमें शामिल हैं और इसका बांग्लादेश सरकार के खिलाफ ये एक आक्रोश आंदोलन है। इसकी शुरुआत बोधगया से हम लोग आज कर रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिए। संजय कुमार सिंह। Today we have opportunity all the Bodhgaya monastery and all the Bodhgaya people. We are going to Grand Yatra for Grand Tour in Bangladesh to disturb all religions, support Hindu, Buddhist, or Jain, so that we are now in Bodhgaya people. We think that this one will deter for all the people around the world, not just only in Bangladesh.
here also in Bokaya weekend to all of this action for them. So we come and do the activity today. Venerable Sasana Wong is what Lao Bokaya International in charge. बिहार में डीजीपी विनय कुमार के कमान संभालते ही अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ पुलिस का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। हालांकि बुलडोजर एक्शन यूपी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब बिहार के मोतिहारी में भी इसका उदाहरण देखा जाने लगा है। बता दें कि पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर 100 से अधिक जिले भर के कुख्यात और फरार अपराधियों की लिस्ट बनाकर सभी पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है। बता दें कि 100 फरार अपराधियों के घर कुर्की के लिए पुलिस बुलडोजर लेकर अपराधियों के घर पर कार्रवाई शुरू की है। कुर्की के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे पुलिस को देखकर अपराधियों ने सरेंडर करना भी शुरू कर दिया। एसपी के कुर्की अभियान से अपराधियों में हड़कंप मच गया। जिले में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां सभी थाना पुलिस चिन्हित 100 से अधिक अपराधियों के घर एक ही दिन में एक साथ कुर्की की कार्रवाई की है। बिहारी जिला अंतर्गत पूरे जिले में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और करीब 100 अपराधियों के घर पर जो पुलिस है जेसीबी के साथ पहुंची है और इन सभी 100 अपराधियों को अल्टीमेटम दिया गया था 3 दिन का माननीय न्यायालय में सरेंडर करने के लिए। इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है, अतः पुलिस जो है कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। जिले के सभी 50 थानाध्यक्ष, सभी सर्कल इंस्पेक्टर और सभी डीएसपी इस कार्य में लगे हुए हैं और कुर्की के क्रम में ही करीब 10 से 12 अपराधियों ने सरेंडर भी किया है और जिन लोगों ने अभी भी सरेंडर नहीं किया है उनके घर तोड़े जा रहे हैं और अपराधियों को यह सख्त संदेश दिया जा रहा है जिला पुलिस के द्वारा कि कानून का पालन करें और अपराध किए जाने पर पुलिस सिर्फ जेल भेजने और सजा दिलाने का काम ही नहीं करेगी, बल्कि अपराध से जनित जितनी संपत्ति अर्जित की गई है वो सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और उनके घर की कुर्की जब्ती भी की जाएगी। धन्यवाद। बिहारी जिला अंतर्गत पूरे जिले में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और करीब 100 अपराधियों के घर पर जो पुलिस है जेसीबी के साथ पहुंची है और इन सभी 100 अपराधियों को अल्टीमेटम दिया गया था 3 दिन का माननीय न्यायालय में सरेंडर करने के लिए। इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है, अतः पुलिस जो है कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। जिले के सभी 50 थानाध्यक्ष, सभी सर्कल इंस्पेक्टर और सभी डीएसपी इस कार्य में लगे हुए हैं और कुर्की के क्रम में ही करीब 10 से 12 अपराधियों ने सरेंडर भी किया है और जिन लोगों ने अभी भी सरेंडर नहीं किया है उनके घर तोड़े जा रहे हैं और अपराधियों को यह सख्त संदेश दिया जा रहा है जिला पुलिस के द्वारा कि कानून का पालन करें और अपराध किए जाने पर पुलिस सिर्फ जेल भेजने और सजा दिलाने का काम ही नहीं करेगी, बल्कि अपराध से जनित जितनी संपत्ति अर्जित की गई है वो सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और उनके घर की कुर्की जब्ती भी की जाएगी। धन्यवाद। जहानाबाद पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल 50,000 के इनामी बदमाश सुदामा यादव को गया से गिरफ्तार किया है। कई संगीन मामलों में वांछित था सुदामा यादव। हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत कई मामले उन पर दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक सुदामा ने साल 2022 में जहानाबाद के मिश्र बिगहा निवासी जगदेव प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा जिले के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ कुल 4 गंभीर मामले दर्ज हैं। एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सुदामा यादव की गिरफ्तारी से जिले के कई अपराध मामलों में खुलासे की उम्मीद है। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी और उसकी गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही है। जहानाबाद जिला अंतर्गत जो वांछित टॉप 10 अपराधी की सूची में एक अपराधी थे हमारे सुदामा यादव, जिसे कल एसटीएफ के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। इन पर 50,000 का इनाम था और ये 3 कांडों में वांछित थे, जिसमें 2 हत्या से संबंधित था और 1 अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित था। वर्तमान में इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कहाँ के हैं सर? कहाँ से? ये कनक बिघा भेलावर के हैं और ये 2.5 साल से जहानाबाद से बाहर भागे हुए थे। घर आने के क्रम में इन्हें जहानाबाद के बाहर से गिरफ्तार करते हुए लाया गया, जहां इनकी विधिवत पहचान स्थापित करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। किन की हत्या हुई थी सर? ये परसबिघा में 161-22 कांड है, इसमें इन्हें हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। साथ ही ये काको भेलावर थाना कांड संख्या 65-21 में भी इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज था, जिसमें इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। और साथ ही ये काको भेलावर 66-22 कांड संख्या में एक लड़की के अपहरण, जो नाबालिग लड़की थी, उसमें शामिल थी। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर पूरे विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। इसलिए एक साथ होना चाहिए क्योंकि ये कोई बिल नहीं लाई जा रही है।
1966 तक हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे। कांग्रेस ने कसम खा ली है कि पीएम नरेंद्र मोदी के हर पहल का विरोध करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे पूरे संसद को, विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। इसलिए एक साथ होनी चाहिए कि ये कोई नई बिल नहीं आ रहा है। 1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। तो कुछ नहीं करना। जैसे जीएसटी उन्होंने लाया था, फिर विरोध किया। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है, पूरी जनता चाहती है। इसे पूरे विपक्ष को साथ देना चाहिए और एक मत से पास करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। संविधान की जो मूलभूत भावना है कि हमारा जो संघीय ढांचा है वो संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य बराबर के हिस्सेदार हैं, ये बिल पूरी तरह से इसके खिलाफ है। लेजिस्लेशन थ्रू पार्लियामेंट। सर, कैसे देखते हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन को? आज उसका बिल जो है लोकसभा में आज रखा जाना है, सामने जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं उसको रखेंगे जो लोकसभा बिल। संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। संविधान की जो मूलभूत भावना है कि हमारा जो संघीय ढांचा है वो संघीय ढांचे में केंद्र और जो राज्य है वो बराबर के हिस्सेदार है। ये जो विधेयक है ये पूरी तरह से उसके खिलाफ है और इसीलिए शुरू से जब से ये कल्पना सार्वजनिक हुई थी, हम इस कल्पना का ही, इस आइडिया का ही, इस ख्याल का ही विरोध करते आए। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है, वन नेशन वन इलेक्शन देश चाहता है, कांग्रेस बिना बात का मुद्दा बना रही है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। कांग्रेस पार्टी बेफजूल इशू बना रहे हैं। अगर कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? तो कांग्रेस बताए ना, हिम्मत है तो बताओ कि वन नेशन वन इलेक्शन से इतने लंबे समय तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो इलीगल बता के देखो, हिम्मत है तो हाउस में। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी को अब कोई मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, देश के सामने में क्या रखना चाहिए। 6 दशक तक कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला। इस देश को एक गरीब राष्ट्र बना के रख दिया कांग्रेस पार्टी ने। और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनने के लिए भारत देश आगे बढ़ रहा है। 2047 तक एक विकसित भारत बनने का रोड मैप तैयार करके हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसके रास्ते में रोड़ा डालना चाहता है क्या कांग्रेस पार्टी? तो कांग्रेस पार्टी अब लोगों का भरोसा खो चुके हैं। अनाप शनाप बातें करके देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। ये देश का जनता चाहता है। बाकी डिटेल बिल्स जो पार्लियामेंट में पेश होगा तो वहां बात करना है, अभी मैं डिटेल बाहर नहीं कर सकता हूं। एक राज्य एक चुनाव पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा है कि देश के लिए बहुत अच्छा है। लेट्स सी क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, पर बहुत अच्छा थॉट है ये और इस देश के लिए बहुत अच्छा है। हर इतने बड़े देश के लिए जो है वो बहुत अच्छा थॉट है ये वन नेशन वन इलेक्शन। लेट्स सी क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, पर बहुत अच्छा थॉट है ये और इस देश के लिए बहुत अच्छा है। हर इतने बड़े देश के लिए जो है वो बहुत अच्छा थॉट है ये वन नेशन वन इलेक्शन। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है, देश विराट होगा, यह ऐतिहासिक है और विपक्ष को इसमें तुरंत सहमति देनी चाहिए। जनता के कई लाख करोड़ 70 लाख करोड़ रुपए बचेंगे, उससे भी ज्यादा यही कमी बेसी जो हम जानते हैं
सोचिए पूरा प्रशासन, पुलिस, टीचर, पूरा महकमा लग जाता। 12 महीने देश में कहीं न कहीं चुनाव होता था, देश उलझा रहता था, लोग उलझे। अब इससे आजाद होंगे, निजात पाएंगे, देश विराट होगा, जैसे मोदी जी की सोच है। एक विशाल देश, विकसित देश यही ये ऐतिहासिक है। विपक्ष को उसको तुरंत हामी भरनी चाहिए और हम लोगों का साथ देना चाहिए। मैं बता रहा हूं, इससे सुंदर कदम कोई नहीं था। ये सत्र का सबसे ऐतिहासिक दिन है आज का दिन। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।